नाम संभाला और 99 में इसका मर्डर कर दिया गया। 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर की गद्दी पर बैठा। राजनीतिक दूरदर्शिता में अपने पिता हैदर के समकक्ष था। टिक कर लो, टक्कर अपने पिताजी के बराबरी पर था, पर एज फैक्टर भी होता है ना बेटा। इसके पिताजी एज से सीखे थे, ये यंग था। नेक्स्ट पढ़ना, ये एक पढ़ा लिखा योग्य शासक था। अरबी, फारसी, उर्दू, कन्नड़ भाषाओं का ज्ञाता। क्या कल मैंने इसकी लाइब्रेरी के बारे में बताया था? हाँ, इसकी पर्सनल लाइब्रेरी थी, उसमें इतिहास की, मैथ्स की, साइंस की किताबें थी, तो ये इंटेलिजेंट आदमी था। आगे पढ़ना, नेक्स्ट लाइन पीछे, इसने नई मुद्रा चलाई। क्या राजा अपनी मुद्रा चलाते थे? राजा 2-3 काम करते थे बेटा। जो नया राजा बनता वो अपने सिक्के या अपनी मुद्रा चलाता। दूसरा, वो अपने नाम का संवत, संवत मतलब होता है ईयर, एरा, भाई नया कोई एरा शुरू हो गया। और तीसरा, वो ज़्यादातर ऐसा करता था कि अपनी राजधानी में कोई बड़ी पदवी धारण करता था। जैसे इसने अपने नाम के आगे क्या लगाएगा, ये सुल्तान। ऐसा करते थे हर राजा, ये ट्रेंड था उस टाइम पर। पढ़ के देखो तो इसने क्या किया, नई मुद्रा, टिक कर लो, नई मापतौल की इकाई और नवीन संवत। कल मैंने आपको बताया होगा, ये थोड़ा पढ़ा लिखा और तेज दिमाग था। इसने किस चीज़ पे काम किया? व्यापार पर। और व्यापार से क्या कमाएगा? मुनाफा। मुनाफा कमाएगा तो राज्य की स्थिति बिगड़ेगी या सुधरेगी? बस इसने लड़ाई झगड़े में ध्यान नहीं रखा, इसने पैसा कैसे कमाऊं इस पे काम किया। और इस मुनाफे, इस व्यापार के चक्कर में इसने, हमें याद है, अपने एरिया में एक बड़ी सी क्या तैयार की थी, बहुत भारी भरकम नौसेना, अपनी नेवी तैयार की। और इसने क्या बनवाए थे अपने एरिया में? जहाजी बेड़े। क्या थे जहाजी बेड़े? जो पानी पे कंट्रोल करने के लिए, व्यापार पे कंट्रोल करने के लिए इसने डेवलप कराए थे जहाजी बेड़े। चलो पढ़ो आगे। तो इसने नई मुद्रा, नई मापतौल की इकाई, यहाँ व्यापार लिख लो, मापतौल व्यापार में हेल्प करता है। और नवीन संवत, न्यू एरा, कैलेंडर। नेक्स्ट टिक करना, टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण की और 1787 में अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। क्या हर राजा की इच्छा थी कि मेरे नाम के सिक्के चलें? अपनी पिक्चर बनवाते थे सिक्के पर, अपने दादा परदादा का नाम लिखवाते थे। नेक्स्ट चेक करना, हिंदू, टीपू द्वारा जारी सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र और हिंदू संवत की आकृतियां भी अंकित थी। क्या मैंने कल एक मंदिर का जिक्र किया था? श्रृंगेरी का मंदिर किसने तोड़ा? मराठों के घुड़सवारों ने, खुद हिंदू थे। बाद में पैसा किसने दिया? इसने। इसके महल से 100 गज की दूरी पर हिंदू मंदिर थे। इसने कभी ये नहीं कहा कि तोड़ दो, जबकि खुद किस धर्म का ज्ञाता है? इस्लाम। भाई नाम में सुल्तान, पिताजी के नाम में अली। पढ़ के देखो आगे। हाँ बेटा, तुम्हारी आवाज़ मुझ तक पहुँचेगी नहीं, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा। हाँ, आवाज़ नहीं आ पा रही ना? तुम मुझसे बाद में बात कर लेना बेटा। नहीं कोई नहीं, तुम मुझसे बाद में पर्सनली पूछ लेना। एक्चुअली क्या है, जो शुरू के शब्द हैं वो तो यहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसके बाद के शब्द नहीं आ पा रहे। ठीक है, चलो आगे देखो अब क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के, इसको टिक कर लो, श्रृंगेरी जगह का नाम है बेटा, श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों की मरम्मत हेतु धन दान दिया। लिखो, जबकि मुसलमान था, मंदिरों के लिए धन दान देना इसका दिखाता है कि ये धर्मनिरपेक्ष था, जबकि खुद क्या था? मुसलमान। दान किसको दे रहा है? मंदिरों को। नेक्स्ट पढ़ना, टीपू पहला भारतीय शासक था जिसने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था का मिश्रण किया। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न, वेस्टर्न जो तरीका था ना सेना का। इसके पिताजी भी तो इंटेलिजेंट थे बेटा। क्या बना दिया था? आधुनिक शस्त्रागार 1755 में। याद है वो बंदूक लेके चलते थे, तलवार उसके आगे, संगीन हमने पढ़ा था। तो वो दोनों बाप बेटा इंटेलिजेंट थे। नेक्स्ट चेक करना, फ्रांसीसी क्रांति बताओ कब हुई थी ये? 1789। क्या तब तक ये सत्ता में आ गया था? इसको सत्ता कब मिल गई थी? 1782 में। तो लगातार कांटेक्ट में था, किस देश के? फ्रांस। फ्रांस इसकी मदद क्यों कर रहा था? क्योंकि वो ब्रिटेन को अपना दुश्मन मानता था, तो इसलिए वो इसकी हेल्प कर रहा था। पढ़ के देखो, फ्रांसीसी क्रांति मेंशन कर लो, 1789।
से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में, ये इसकी राजधानी है, शहर है, जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका मेंबर बना। कल मैंने समझाया था जैकोबिन क्लब क्या था। ये गरीब, मजदूर, किसान, इस तरह के लोग थे। इन्होंने एक क्लब बनाया, क्लब का मतलब इकट्ठे हुए, और नाम क्या रखा अपना, जैकोबिन। जैकोबिन क्लब ने 1 साल तक तो राज भी किया था, लेकिन उस टाइम को नेगेटिव मानते हैं बेटा, क्योंकि जो इनका रॉबस्पियरे नाम का लीडर था ना, वो बड़ा कट्टर सा बन गया था। उसने बड़े अजीबोगरीब नियम बना दिए, इसलिए उसके 1 साल को कहते हैं रेन ऑफ टेरर, यानी 1 साल तक लोगों के मन में एक टेरर, एक खौफ बैठा रहा। बाद में फिर लोगों ने इस जैकोबिन क्लब के हेड को, मैंने कल वो बताया था कैसे वो फट्टे बांध के ऊपर से वो गिरता था, उस तरीके से मार डाला था। तो वही जैकोबिन क्लब है ये। अंडरलाइन करो। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका मेंबर बना। कहाँ था जैकोबिन क्लब? फ्रांस में। लिख लो, फ्रांस में। हमारे यहाँ तो बाद में कॉपी करके बनाया। नेक्स्ट पढ़ना, अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक एक पेड़ लगाया, जिसको क्या नाम दिया? स्वतंत्रता का वृक्ष। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले ना बेटा, जहाँ जहाँ गए नई ज़मीनों पर तो एक ये पेड़ लगाते थे और उसके नीचे एक पट्टी लगा देते थे कि ये स्वतंत्रता का वृक्ष है, यानी इस एरिया को हमने आज़ाद करा लिया। एक्चुअल में उस पर ये कब्जा करते थे और उसको अपने अंडर ले लेते थे। तो हमारे यहाँ कहाँ लगाया स्वतंत्रता का वृक्ष? इसने खुद लगाया। किसने? टीपू सुल्तान ने, अपनी प्रॉपर्टी में, कि मेरा सीधा संबंध किसके साथ है? फ्रांस। ये किसको एक तरह से चिढ़ाने के लिए कर रहा है? ब्रिटेन, कि तुम लोग सीधे रहे ना, मेरा संबंध फ्रांस के साथ भी है। आगे पढ़ो। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने हेतु, अंडरलाइन करो, कहाँ कहाँ मैसेंजर भेजे? अरब देशों में, कुस्तुनतुनिया में, वर्साय, वर्साय बेटा फ्रांस का एक शहर है, काबुल और मॉरिशस में दूत मंडल भेजे, यानी सबके साथ रिश्ते। क्या आज आपकी सरकारें ऐसा करती हैं या नहीं करती? एक चीज़ होती है बेटा विदेश नीति, इसमें क्या करते हैं हम, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज, ताकतवर देशों और जो हमारे लेवल के हैं, इन सब के साथ रिलेशन मेंटेन करते हैं। जैसे पूरी धरती का कोई भी देश चाहता है कि उसके रिश्ते अमेरिका से और रशिया से अच्छे रहें। क्यों? दोनों महाशक्तियां हैं, बहुत ताकतवर देश हैं। इनमें से मान लो एक के साथ किसी वाई नाम की कंट्री का अमेरिका के साथ पंगेबाजी हो जाती है, तो अमेरिका, चाहे हम कितनी एडवांसमेंट की बातें कर लें बेटा, ये फैक्ट है, अमेरिका किसी भी देश को कुचल के ख़त्म कर सकता है। इसमें ये यूएनओ नाम की जो चीज़ है ना, ये एक्चुअल में पावरफुल नहीं है। इसका सारा खर्चा भी तो अमेरिका ही देता है। अमेरिका की ज़मीन पे बना हुआ है यूएनओ। यूएनओ किसी दुनिया में किस देश की ज़मीन पर है? अमेरिका। अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक आइलैंड पड़ता है मैनहट्टन। उस आइलैंड पे एक आदमी ने, जो अमेरिका का था, मुफ्त में 17 एकड़ ज़मीन दे दी कि भाई मैं देता हूँ, मेरे पास बहुत ज़मीन है, मैंने दान किया। पहले लोग दान करते थे। उस ज़मीन पर बिल्डिंग बनाई। वहाँ का सारा जितना खर्चा है यूएनओ का, उसका 22% अकेला कौन पे करता है? अमेरिका। ज़मीन इसकी, लगभग आदमी इसके, क्योंकि वहाँ लोकल नौकरी करने अब इंडिया से थोड़ी ना कोई जाएगा। उस यूएनओ की बिल्डिंग में 1000 तरह के लोग काम करते हैं, तो सोचो बिल्डिंग इसकी ज़मीन पर है, लोग काम करने वाले इसके ज़्यादा हैं, खर्चा भी ये देता है, तो चलेगी भी किसकी? इसी की ना। हमारी या किसी देश की कैसे चलेगी बेटा? सारा खेल होता है पैसा, कितना आपने खर्च किया। तो 5 ताकतवर देश ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, ABCRF। हम भी खर्च करते हैं, लेकिन 0.0 कुछ, तो उसमें तुम्हारी फिर वैल्यू तुम सोचो कि अमेरिका के बराबर होगी, नहीं होगी। इसलिए आप देखना विदेश नीति में अमेरिका से पंगे कोई लेना नहीं चाहता। जो अमेरिका से पंगे लेता है, अमेरिका उसको कुचल देता है। और कोई कुछ कहे इसीलिए नहीं पाता क्योंकि सबसे बड़ी संस्था के ऊपर भी किसका दबदबा है? अमेरिका। बाकी तो संस्था इससे बड़ी कोई है ही नहीं। दुनिया में सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूएनओ, जिसकी सब मानते हैं, ऐसा दिखावटी कहते हैं, लेकिन हम सब अब पढ़े लिखे लोग हैं। तुम क्लास 12 की जब किताब पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस की, जो पढ़ के आए हो, उसमें ये मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि यूएनओ कहने को दुनिया के ऊपर नीतियां बनाता है, लेकिन ये फैक्ट है, उसमें टेबल दे रखा है कि कौन सा देश कितने रुपए देता है, कितनी परसेंटेज। उसमें दिखाया गया है कि अमेरिका की परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इसकी बिल्डिंग, इसका दफ्तर का हेडक्वार्टर भी अमेरिका में, तो ऑब्वियस सी बात है कि चलेगी भी किसकी?
अमेरिका। विदेश संबंध बेटा कैसे रखने हैं कैसे नहीं ये बड़ा मैटर करता है। जिसके साथ आपके विदेश संबंध अच्छे हैं वो आपकी मदद कर देगा, व्यापार में हेल्प करेगा। तो ये लड़का, जैसी बातें मैं आज कर रही हूँ, हम तो 2024 में हैं, ये लड़का 1790 के आसपास ये बातें सोचता था। कौन? टीपू सुल्तान, कि मैं कैसे विदेश संबंध अच्छे रखूं। इस चक्कर में ये अपने एरिया से मैसेंजर भेजता था, जिसे हिंदी में कहते हैं दूत। वो जाके वहाँ मैसेज देते थे कि सर हम लोग आपके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, व्यापार में आपकी मदद लेना चाहते हैं और आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए बुद्धि चाहिए ना, इसलिए पता है इसने जहाज़ डेवलप किए थे पानी में चलने वाले। तो ये लड़का अपने एरिया को बहुत आगे ले जाता, लेकिन इसका मर्डर कर दिया 1799 में। पढ़ के देखो आगे। तो इसने कितने सारे देशों में दूत मंडल भेजे। टीपू ने 1796 में, इसको अंडरलाइन करो, 1796 में एक नौसेना बोर्ड, नेवी, नौसेना मतलब नेवी का गठन कर मंगलौर, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, एक पोत निर्माण घाट, डॉकयार्ड स्थापित किया, जहाँ पे कि क्या बनते थे, पानी के जहाज़ों की मरम्मत होती थी, जहाज़ आके रुकते थे, सामान लाद के ले जाते थे। तो इसने व्यापार पे और सुरक्षा दोनों पे काम किया। नेक्स्ट टिक करना, देशी और अंतर्देशी व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, व्यापार को डबल टिक कर लो, ये बहुत तेज दिमाग लड़का था। अपने गुमाश्तों की नियुक्ति कर दी, व्यापारिक केंद्र मस्कट, टिक कर लो मस्कट, एक जद्दाह और अदन, यानी विदेशों में इसने अपने आदमी भेज दिए कि व्यापार को बढ़ावा देंगे। इसने कौन से सन में एक वो बनाया था डॉकयार्ड? 1796 में। इसका मतलब ये 96 तक किस प्लानिंग में था कि मैं क्या आगे बढ़ाऊंगा? व्यापार। वो इसको थोड़ी ना पता था कि ये घटिया लोग आएंगे और उसको मार देंगे। नेक्स्ट पेज पर आ जाओ। क्या बेटा? ये मैंने करवा दिया, ये बेटा पहले